बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ यूज़फुल डेफिनेशंस पढ़ेंगे और उसके बाद आज जो सबसे मेन टॉपिक है वो है कार्नट साइकिल। तो हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाले ही चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले एक डेफिनेशन है जिसका नाम है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? जब कोई भी सिस्टम बहुत सारी उसमें चेंजेस आती हैं और फिर एंड पे वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में चला जाता है, हम कहते हैं ये साइकिल में कंप्लीट हुआ है। और इस पूरे प्रोसेस को जिसमें बहुत सारी चेंजेस आती हैं इसे साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। तो इंटरनल एनर्जी जो है इनिशियल और सिस्टम की जो होती है उसकी स्टेट पर डिपेंड करती है। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या हुआ है, नेट चेंज जो इंटरनल एनर्जी में वो ज़ीरो होगा क्योंकि उसकी स्टेट ही वो आ गई है दोबारा। वी कैन से दैट द वर्क डन बाय द सिस्टम ड्यूरिंग ऑल दीज चेंजेस, इन तमाम चेंजेस के दौरान जो सिस्टम ने वर्क किया है वो जितनी उसने हीट एब्जॉर्ब की है उसी को उसने वर्क में कन्वर्ट कर दिया है क्योंकि उसकी अपनी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया ड्यू टू साइक्लिक प्रोसेस। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो ज़ीरो है और डेल्टा ई जो है वो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक Q माइनस डब्ल्यू के इक्वल है। अब डेल्टा ई ज़ीरो है तो ज़ीरो Q माइनस डब्ल्यू के इक्वल है। Q को यहाँ रहने देंगे, माइनस डब्ल्यू दूसरी साइड पे जाकर प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। तो जितनी Q हीट सप्लाई किया उसने वर्क किया है, सिर्फ सिस्टम को जो हीट सप्लाई किया उससे सिस्टम ने वर्क किया है अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो। अब हीट इंजन्स क्या चीज़ होती है? ऐसी मशीन जो हीट को जो उसको सप्लाई की है हीट एनर्जी उसे वो वर्क में कन्वर्ट करे, उसे हीट इंजन कहते हैं। द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी, हीट हमेशा हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में फ़्लो होती है। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नेचुरली होता है ये ऐसा ही। द हीट दैट फ्लोज, जो हीट फ्लो हो रही है स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद, इसे हम यूज़ करके इसे वर्क कर सकते हैं किसी ख़ास डिवाइस को यूज़ करके। ऐसी डिवाइस, ऐसी मशीन जो वर्क कर सकती है उस हीट को यूज़ करके जो फ़्लो होती जा रही है खुद ब खुद हॉट बॉडी से हाई टेम्परेचर वाले सोर्स से लो टेम्परेचर वाले सिंक की तरफ जा रही है, इसे हीट इंजन कहते हैं। तो यहाँ दो डेफिनेशन है, एक सोर्स और एक सिंक आ गया। जिस चीज़ का टेम्परेचर हाई होता है वहाँ से हीट फ्लो होती है, उसे सोर्स कहते हैं, और दूसरे को जिस तरफ जा रही है उसे सिंक कहते हैं। रास्ते में ऐसी डिवाइस, ऐसी मशीन लगा दें जो उसको वर्क में कन्वर्ट करे, उस जो हीट फ्लो हो रही है, तो उसे हम हीट इंजन कहते हैं। हीट इंजन क्या करता है? टेक्स हीट एनर्जी लेता है कहाँ से? हाई टेम्परेचर वाले रेजरवायर से, सोर्स से, और उसको वर्क में कन्वर्ट कर देता है। तो जो बाकी बात जाती है वो सिंक को वापस कर देता है, लो टेम्परेचर वाला जो सिंक है, बाकी कुछ वर्क में यूज़ कर लेता है, कुछ सिंक को दे देता है। तो हीट इंजन को यहाँ दिखाया हुआ है फिगर में, हीट सोर्स है T2 टेम्परेचर पे हाई पे है, हीट सिंक T1 पे है, और हीट इंजन उसे वर्क कर रहा है। ठीक है, कितनी हीट उसने सप्लाई की, उसको सप्लाई हुई है Q2, उसमें से वापस उसने कितनी कर दी है सिंक को Q1। तो जो फ़र्क है दोनों का वो उसने वर्क की फॉर्म में कर लिया है। इट टेक्स हीट फ्रॉम द बॉयलर से लेता है। टिपिकल जो यानी हीट इंजन है उसे हम कहते हैं, इट टेक्स हीट फ्रॉम द बॉयलर हाई टेम्परेचर वाले सोर्स से और कन्वर्ट कर देता है वर्क में, और जो बाकी हीट होती है उसको वो सराउंडिंग में भेज देता है। सिंक सराउंडिंग जो है वो सिंक का काम करेगी, आम जो हम यूज़ करते हैं हीट इंजन। हीट इंजन जो होता है उसमें जितने भी साइक्लिक प्रोसेसेस होते हैं उनको कंटिन्यूसली हो रहे होते हैं। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन अगली डेफिनेशन है, द रेशो ऑफ वर्क ऑब्टेन इन अ साइक्लिक प्रोसेस, यानी साइक्लिक प्रोसेस में कितना वर्क हासिल हुआ है और कितनी हीट उसने गेन की है सोर्स से। W/Q2 जो हीट उसने एब्जॉर्ब की है और जो उसने वर्क किया, उन दोनों में जो रेशो है वो उसकी इस इंजन की एफिशिएंसी होगी। द रेशो ऑफ वर्क ऑब्टेन इन अ साइक्लिक प्रोसेस, एक साइक्लिक प्रोसेस में इंजन ने कितना वर्क किया है टू हीट टेकन फ्रॉम द हाई टेम्परेचर रेजरवायर, Q कितनी हीट उसने एब्जॉर्ब की है और उसमें से कितना वर्क कर लिया उसने, इसको उसकी उस सिस्टम की एफिशिएंसी कहते हैं। यानी Q जो हीट एब्जॉर्ब हुई है, W/Q, W ऊपर लिखेंगे जो वर्क है छोटी वैल्यू है, Q नीचे लिखेंगे जो हीट एब्जॉर्ब हुई है। नो हीट इंजन, नो मैटर जितना मर्ज़ी अच्छी तरीके से हीट इंजन तैयार करें, कभी भी कोई हीट इंजन ऐसा नहीं है जो सारी की सारी हीट को जब वो हाई टेम्परेचर से लेता है वो सारी की सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर ले। अगर ऐसा कोई करे तो उसे 100% एफिशिएंट कहेंगे कि सारी हीट जो एब्जॉर्ब हुई है वर्क में चली गई है।
कार्नेट एक साइंटिस्ट था, उसने पहली दफ़ा ये रियलाइज़ करवाया कि कभी भी कोई सारा हीट जो है वर्क में नहीं जा सकती, और उसने एक यानी ये लिमिटेशन उसने बताई है हीट इंजन की। तो कार्नेट साइकिल जो लॉन्ग के तौर पे है, जो डिटेल के साथ है, उसको हम देखते हैं। 1824 एक साइंटिस्ट था कार्नेट, उसने एक थ्रेटिकल हीट इंजन यानी डिज़ाइन नहीं किया, थ्रेटिकली उसने बताया कि हीट इंजन कैसे वर्क करता है, तो उसकी एफिशिएंसी को मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा। वाज बेस्ड अपॉन द टेम्परेचर बिटवीन विच इट ऑपरेटेड, यानी सोर्स का कितना टेम्परेचर और सिंक का कितना है, जितना ज़्यादा इन दोनों के दरमियान डिफरेंस होगा टेम्परेचर्स का, उतनी ही एफिशिएंसी या वर्क ज़्यादा होगा। इसकी बेस पे उसने एक थ्रेटिकल हीट इंजन डिज़ाइन किया। कार्नेट्स इंजन जो है इमेजिनरी इंजन, उसमें सीरीज़ ऑफ ऑपरेशंस होते हैं। जो हाई टेम्परेचर है वो T1 है और जो लो है वो T2 है। सो दैट एट द एंड ऑफ दीज ऑपरेशंस, जब ये ऑपरेशन हो जाते हैं तो सिस्टम जो होता है अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाता है। ऐसा साइक्लिक प्रोसेस है जो रिवर्सिबल कंडीशंस में होता है, उसे ऐसे साइक्लिक प्रोसेस को कहते हैं कार्नेट साइकिल। मीडियम जो हम यहाँ यूज़ करेंगे वो एक गैस लेंगे, उस गैस को आइडियल गैस कंसीडर करेंगे और उसको एक सिलेंडर में बंद किया हुआ है, ठीक है। 1 मोल गैस लेनी है और उसके ऊपर जो पिस्टन पड़ा हुआ है वो फ्रिक्शन लेस है, यानी वो अपनी मर्ज़ी से आज़ादी से ऊपर नीचे आ सकता है। कार्नेट साइकिल के 4 स्टेप्स हैं। पहला है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल का मतलब है कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। एडियाबैटिक का मतलब है कि ना हीट एब्जॉर्ब होगी इस काम में, ना हीट रिलीज़ होगी, लेकिन एक्सपेंशन करेगी गैस। आइसोथर्मल रिवर्सिबल का मतलब है बैक भी जा सकती है, यानी ये हो सकता है। इन आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर कोई गैस कंप्रेस करेगी और हीट एब्जॉर्ब किए बगैर और रिलीज़ किए बगैर वो गैस कंप्रेस करेगी। चारों को हमने फिगर की फॉर्म में यहाँ कार्नेट साइकिल की फॉर्म में दिखाया हुआ है। एक गैस है जो प्रेशर P1 पे है और उसका वॉल्यूम V1 है, उसको उसकी स्टेट ए कहते हैं। जब उसका टेम्परेचर T2 टेम्परेचर उसका T2 है, टेम्परेचर कितना T2 है, तो हम उसको Q हीट सप्लाई करेंगे। Q हीट्स यहाँ मैंने डायग्राम बनाई हुई है, तो अगले पेज पे होगी, वो देखते हैं। Q हीट सप्लाई करेंगे तो उसका प्रेशर चेंज होकर P2 हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ के, यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। तो प्रेशर कम हो रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये आइसोथर्मली कंप्रेस हो रही है गैस। वॉल्यूम कम होने से प्रेशर बढ़ रहा है। फिर क्या होगा, प्रेशर बढ़ा होगा तो आप एकदम उसके इर्द गिर्द इंसुलेशन कर देंगे, पूरे सिस्टम के इर्द गिर्द सिलेंडर के और उसके पिस्टन के। तो गैस B से जब C पॉइंट पे आएगी तो मज़ीद कंप्रेस होगी और उसका प्रेशर P2 से कम बढ़कर P3 हो जाएगा। थोड़ा सा बढ़ा है प्रेशर, देखें ये प्रेशर इतना है और ये प्रेशर कम हो जाएगा और वॉल्यूम बढ़ के प्रेशर कम हो रहा है। प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक्सपेंशन हो रही है। यहाँ प्रेशर कम हुआ है, यहाँ और कम हुआ है, और वॉल्यूम यहाँ V2 से बढ़कर कितना हो, V2 से बढ़ के V3 हो जाएगा। टेम्परेचर सेम रहेगा क्योंकि यहाँ टेम्परेचर सेम रहेगा, यहाँ टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। यहाँ टेम्परेचर क्यों चेंज होगा, क्योंकि एडियाबैटिक है, ये एडियाबैटिक है। फिर क्या होगा, फिर ये टेम्परेचर T1 होगा, ये टेम्परेचर कितना है T1, T2 से T1 हो जाएगा। अब T1 ही रहेगा क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर T1 रहेगा। तो गैस क्या होगी, गैस हीट रिलीज़ करेगी, वर्क करेगी गैस। गैस जब वर्क करेगी तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा। जब पिस्टन नीचे आएगा वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर P3 से P4 हो जाएगा और वॉल्यूम V3 से V4 हो जाएगा, यानी कम होकर। फिर क्या होगा, सारी इंसुलेशन कर देंगे पूरे के पूरे पिस्टन को और सिलेंडर को, तो एडियाबैटिक होगा, ना हीट गेन हो रही है ना एब्जॉर्ब हो रही है। तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, टेम्परेचर T1 से T2 हो जाएगा और गैस जो होगी वो क्या करेगी, गैस कंप्रेस करेगी और उसका प्रेशर P4 से दोबारा P1 पे आ जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वॉल्यूम जो बढ़ा हुआ है वो कम होकर असल वॉल्यूम पे आ जाएगा, V1 पे आ जाएगा, ठीक है। ये 4 प्रोसेस हैं, इन चारों को डिटेल के साथ हम समझते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, सबसे पहले एक गैस है जिसको हमने कहा था वॉल्यूम V1 था, प्रेशर P1 था। हमने इसको हीट सप्लाई की तो इसका प्रेशर बढ़ के इधर तक चला, वॉल्यूम बढ़ के ज़्यादा हो गया है, एक्सपेंशन हुई है और प्रेशर कम हो जाएगा इधर ना। वॉल्यूम जितनी हीट सप्लाई किया उसने वॉल्यूम बढ़ाया, वर्क किया है, ठीक हो गया। Q2 हीट दी है। फर्स्ट ऑपरेशन आइसोथर्मल है जिसमें टेम्परेचर इसका कांस्टेंट रहना है। टेम्परेचर तब भी कांस्टेंट रहेगा जब Q हीट जो सप्लाई किया है उससे वर्क करेगी ये गैस। T2 टेम्परेचर पे गैस है, T1 उसका प्रेशर है, V1 उसका वॉल्यूम है।
तो हम रिस्पेक्टिवली ऑफ द गैस जो इंक्लोज की हुई है सिलेंडर में इनिशियली, द सिलेंडर इज़ प्लेस्ड इन द, सबसे पहले उसे किसी गर्म जगह पे ले जाएंगे हीट रेजरवायर में जिसका टेम्परेचर है, और टेम्परेचर T2 है सिलेंडर का भी और उस चीज़ का भी जिसके ऊपर उसको रखा है। नाउ द गैस इज़ अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली, क्या हम कहते हैं इसका टेम्परेचर चेंज ना हो और रिवर्सिबली भी हो रहा है, यानी वापस भी आ सकता है, सो दैट द वॉल्यूम जो इंक्रीज़ होकर V1 से V2 हो जाएगा, ये पहले V1 था अब V2 हो जाएगा। तो ये इसको ए बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, ए बी जो लाइन है उसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है पाथ में। वर्क डन कितना होगा, सिंस द प्रोसेस इज ऑपरेशन 1 में जो है उसने वो आइसोथर्मल है, इसका मतलब है जब टेम्परेचर नहीं चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी भी नहीं चेंज होगी, इंटरनल एनर्जी में चेंज ज़ीरो है। जो Q2 हीट सप्लाई किया इस चेन पे वो वर्क करेगी, W1 वर्क करेगी, और अकॉर्डिंग टू हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा ई किसके इक्वल है, Q माइनस डब्ल्यू। डेल्टा ई ज़ीरो है तो Q2 जो हीट सप्लाई की है माइनस W1 जो वर्क हुआ है, तो Q2 इज़ इक्वल टू W1, माइनस W1 है तो दूसरी साइड पे जाके ज़ीरो वाली साइड पे W2 हो जाएगा, W1 प्लस में आ जाएगा। W1 हमें पता है, ये हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में डेरिवेशन की थी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, वो ये है, डायरेक्ट आपने डेरिवेशन याद करनी है। RT2 जिस टेम्परेचर पे है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, लॉग नेचुरल कितना वॉल्यूम बढ़ा है और कितना पहले था V2 ओवर V1। अब ये वर्क है तो ये वर्क किसके इक्वल है, जो हीट सप्लाई किया उसी के इक्वल है। तो हम कहेंगे अगर W1 इसके इक्वल है तो जो हीट सप्लाई Q2 है वो भी इसके इक्वल होगी, ये MCQ बनेगा। अब आ गया सेकंड ऑपरेशन जो होगा, गैस अभी भी एक्सपैंड करेगी लेकिन इसमें टेम्परेचर चेंज होगा क्योंकि बाहर से ना हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना हीट दी है, ऐसे प्रोसेस को एडियाबैटिक कहते हैं। जब गैस B स्टेज पे पहुंचेगी उसका टेम्परेचर T2 होगा और उसका वॉल्यूम V2 होगा और प्रेशर P2 होगा। इस गैस को अभी फर्दर एक्सपैंड करते हैं रिवर्सिबली और एडियाबैटिकली, तो वॉल्यूम बढ़ के V3 हो जाएगा और टेम्परेचर कम हो जाएगा क्योंकि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, ड्रॉप होकर T3 हो जाएगा। BC वाली कर्व आप देखें डायग्राम में, वर्क डन किसके इक्वल होगा, सिंस दिस स्टेप इज़ ऑब्टेन्ड, दिस स्टेप इज़ एडियाबैटिक है तो इसमें हीट नहीं एब्जॉर्ब हो रही, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा ना ही गेन रिलीज़ कर रहा है। तो W2 जो वर्क, अब इधर जो वर्क होगा वो W2 होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। डेल्टा ई हमें डेल्टा ई इज़ इक्वल टू Q माइनस W है, तो Q तो ज़ीरो है तो डेल्टा ई किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस W के। तो माइनस W है माइनस W2 के इक्वल हो जाएगा, और W2 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस डेल्टा ई के इक्वल हो जाएगा। हमें पता है डेल्टा ई की वैल्यू जो होती है वो होती है CV T1 जिस जो फाइनल टेम्परेचर है माइनस T2 जहाँ से शुरू हुए थे। इस केस में T2 इनिशियल था और T1 फाइनल था इस वाले केस में। तो अगर इसकी वैल्यू पुट करें इधर डेल्टा ई में तो ये हो जाएगी माइनस CV T1 माइनस T2 और ये डेल्टा ई की वैल्यू है। डेल्टा ई किसके बराबर है, CV T1 फाइनल टेम्परेचर माइनस T2। जब इस डेल्टा ई की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, डेल्टा ई इधर है तो वो माइनस W को इक्वल है, तो इधर डेल्टा ई की वैल्यू पुट करेंगे माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन को ख़त्म करना है तो ये रिवर्स हो जाएगा, T1 माइनस T2 से हो जाएगा T2 माइनस T1, क्योंकि ये इसके साथ डेल्टा ई की वैल्यू पुट की है तो उसके साथ माइनस साइन है तो CV ऐसे रहेगा, T2 माइनस T1 हो जाएगा। अगला थर्ड ऑपरेशन है, अब कंप्रेस होगी गैस और टेम्परेचर चेंज नहीं होगा इस कंप्रेशन के दौरान। ये हमारे पास गैस है, इसका वॉल्यूम V3 है, कम होकर वो V4 हो जाएगा, कम होकर ये देखिए ये ऑपरेशन 2 में था, गैस का वॉल्यूम V2 था, V2 से बढ़ के V3 हो गया और टेम्परेचर T2 से T3 हुआ था। नाउ आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा T3, ठीक है। लो टेम्परेचर, अब इस गैस को क्या करेंगे, इस गैस को ऐसे जगह पे रखेंगे जहाँ पर सोर्स मिले, कम टेम्परेचर पे रखेंगे, टेम्परेचर T1 पे रखेंगे तो क्या होगा, ये गैस कंप्रेस होकर, इसका वॉल्यूम V3 है तो कंप्रेस होकर V4 हो जाएगा, ठीक है। नाउ द सिलेंडर इज़ प्लेस्ड इन अ कंटेनर, ऐसे कंटेनर में रखेंगे जो हीट रेजरवायर है लो टेम्परेचर पे और उसका टेम्परेचर है T1। वॉल्यूम गैस कंप्रेस हो जाएगी खुद ब खुद ठंड, क्योंकि इसके इर्द गिर्द कूलिंग है। आइसोथर्मली मीन टेम्परेचर कांस्टेंट रखने की वजह से वो गैस का पिस्टन नीचे आएगा, रिवर्सिबल ही है तो V3 उसका पहले वॉल्यूम था ऊपर वाले केस में, अब कम होकर V4 हो जाएगा। ये CD जो पीछे हमने दिखाया हुआ है CD की फॉर्म में ये रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो द वर्क डन ऑन द गैस यूजिंग प्रॉपर साइन फॉर Q एंड W वी हैव, प्रॉपर साइन यूज़ करें तो कितना वर्क डन होगा वो देख लेते हैं। ड्यूरिंग द कंप्रेशन द गैस प्रोड्यूस हीट, जब कंप्रेस होती है कोई भी गैस तो वो हीट प्रोड्यूस करती है, वो हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी लो टेम्परेचर वाले रेजरवायर को। तो सिंस द प्रोसेस टेक्स प्लेस आइसोथर्मली, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो आइसोथर्मल में जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज भी ज़ीरो होता है।
इफ़ Q1 इज़ द हीट गिवन टू द रेजरवायर, सिस्टम ने कितनी हीट रेजरवायर को दी है, क्योंकि वो लो टेम्परेचर पे था, रेजरवायर Q1 हीट दी है, और W3 उसने वर्क किया है, गैस के ऊपर वर्क हुआ है नीचे लाने में गैस को। तो यूजिंग प्रॉपर साइंस ऑफ Q एंड W वी हैव, हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक डेल्टा ई जो इक्वल है, यहाँ वर्क हीट जो सिस्टम ने दी है अपनी सराउंडिंग को, सिंक को, रेजरवायर को, वो Q1 है, और सिस्टम के ऊपर जो वर्क हुआ है नीचे आने में वो -W3, सिस्टम ने जो वर्क किया नीचे आने में वो -W3 है। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज इसलिए ज़ीरो होगा क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसका टेम्परेचर चेंज सेम होता है, तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज ज़ीरो होगा। तो हम कहेंगे 0 इज़ इक्वल टू Q1 माइनस W3। तो W3 किसके इक्वल हो जाएगा, W3 इधर ले आएंगे, Q1 माइनस W3 ज़ीरो के इक्वल है, तो हम कहेंगे W3 इज़ इक्वल टू, ये दूसरी साइड पे प्लस आ जाएगा, तो हम कहेंगे -Q1 इज़ इक्वल टू -W3। देखें Q1 इधर ही रहेगा, इक्वालिटी की दूसरी साइड पे -W3 ले जाएंगे तो +W3 हो जाएगा। तो -Q1 दोनों के साथ माइनस साइन लगा